अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़मीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू कर रही हूँ राज आंखें तेरी पार्ट 28। मुतस्सिम सर झुकाए नूर बेगम और सलाहुद्दीन साहब के कमरे में बैठा था। वो रात 12 बजे के करीब घर आया था। हयात और आयत से मिलने से पहले वो नूर बेगम और सलाहुद्दीन साहब से मिलना चाहता था। कमरे का दरवाज़ा नॉक किया तो अगले ही लम्हे सलाहुद्दीन साहब ने दरवाज़ा खोल दिया। उन्हें लगा शायद हयात होगी, कहीं आयत की तबीयत फिर से ख़राब ना हो गई हो। उनके पीछे ही नूर बेगम अपनी चादर लिए दरवाजे के करीब आई, मगर सामने मुतस्सिम चौधरी को आर्मी यूनिफॉर्म में देख दोनों ठिठक कर रुके। पूरे 5 माह बाद सलाहुद्दीन साहब ने आज अपने बेटे को देखा था, वो भी आर्मी यूनिफॉर्म में। सीना फ़ख्र से चौड़ा हो गया था, जबकि दिल खुशी से झूम उठा था। मगर चेहरे पर सर तासुरात सजाए लाताल्लुक़ बने साइड पर हुए तो मुतस्सिम ने तड़प कर सलाहुद्दीन साहब की पुश्त को देखा। तभी नूर बेगम ने आगे बढ़कर मुतस्सिम का माथा चूमा तो मुतस्सिम के होठों पर मुस्कुराहट रेंग गई। आर्मी कब ज्वाइन की थी? सलाहुद्दीन साहब के करखत लहजे पर मुतस्सिम ने मासूम नज़रों से नूर बेगम को देखा। जब इंटर के बाद हायर स्टडी के लिए बैरून मुल्क गया था। मुतस्सिम के मिनमिनाकर कहने पर सलाहुद्दीन साहब ने घूर कर उसे देखा। तो ट्रेनिंग क्या वहाँ की थी? सलाहुद्दीन साहब ने सख्त लहजे पर मुतस्सिम ने गहरी सांस भरकर उन्हें देखा। नहीं, माँ जी ने मुझे आर्मी जाने से मना कर दिया था, मगर मैं टेस्ट दे आया था और वहाँ से लेटर आ गया। इसीलिए आपसे झूठ बोला कि बैरून मुल्क तालीम के लिए जाना है, जबकि उस वक्त मैं पीएमए में ट्रेनिंग ले रहा था। ट्रेनिंग लेने के बाद 2 साल तक ड्यूटी की, जिसके दौरान कभी छुट्टी मिलती तो आ जाता था घर। और वो जो चीज़ें लाते थे बाहर से, वो कहाँ से लाते थे? मुतस्सिम की बात पूरी होने से पहले ही अगला सवाल दागा गया तो मुतस्सिम चौधरी को लगा आज जाए फरार का कोई रास्ता नहीं। दोस्त से मंगवाता था, बगैरत इंसान। अगर गए नहीं थे तो मेरे लाखों कहाँ डुबोए थे? लाखों छोड़ो, 3-4 बार तो कभी 80, कभी 90 लाख और 50 लाख करके पैसे लेता रहा है मुझसे कि मुझे वहाँ के डॉलरों का हिसाब नहीं। किस माँ पर उजाड़ते रहे हो? या वहाँ पीएमए का खर्चा तुम लाड साहब ने उठा रखा था? सलाहुद्दीन साहब ने तो जैसे आज ही सारे हिसाब बेबाक करने लगे थे। नूर बेगम कभी मुजरिमों की तरह सर झुकाए बैठे बेटे को देखती और कभी गुस्से से गरजती सलाहुद्दीन साहब को। शहर में ऑर्फेंज बनाया था मैंने, यतीम बेसहारा लड़कियों के लिए। उनके लिए छोटे मोटे रोज़गार के इंतज़ाम में पैसे लगाए थे। मुतस्सिम के जवाब ने सलाहुद्दीन साहब के तने नकोश कम हुए, जबकि दिल बेटे के इस नेक काम को सुनकर फूले नहीं समा रहा था। बीवी बेटी की कोई खबर है या निकाह और बच्ची दूसरों के आश्रय पर छोड़ने के लिए पैदा की है? जानते भी हो, 1 महीना पहले दोनों माँ बेटी सड़क के बीचों बीच खून में लथपथ बेजान पड़ी हुई थी। बेटी तुम्हारी की तो कोई उम्मीद ही नहीं थी बच जाती। वो तो रब को रहम आ गया उसकी मासूम माँ पर, वरना उस वक्त यहाँ नहीं उसकी कब्र पर बैठे होते। सलाहुद्दीन साहब अभी बात मुकम्मल करते कि मुतस्सिम चौधरी ने तड़प कर उनकी बात काटी। बाबा प्लीज़ ऐसी बात तो ना करें। मेरी बेटी के बारे में मेरे किए की इतनी बड़ी सज़ा तो ना दे। अगर उसे कुछ हो जाता तो मैं कैसे ज़िंदा रह पाता? लहजे में तड़प लिए इल्तिजाई लहजे में कहा तो सलाहुद्दीन साहब ने हंकारा भरा। वैसे ही पुत्र, जैसे तुम्हारी बीवी तुम्हारे बगैर रोज़ जीती और रोज़ मरती है, जैसे पिछले 3 माह से उसकी जान सूली पर लटकी हुई है, वैसे ही जैसे वो माँ बेटी तकलीफ से गुजरी थी। थोड़ी शर्म हया हो तो डूब मरो मुतस्सिम। उन मासूम जानों को किस बात की सज़ा मिली है? इस बात की कि उन दोनों का तुम जैसे बेहिस शख्स से रिश्ता है। जाकर हालत देखो उन दोनों की, ना जिंदों में है ना मुर्दों में। इस हवेली में हयात की चहकने की आवाज़ें सुनकर, उसकी मासूम हरकतें देखकर हम बूढ़ों को ज़िंदगी का एहसास होता था। और अब जाकर देखो उन दोनों के होते किस कदर सन्नाटे हैं। माँ की तकलीफ़ पर बेटी चीख चीख कर रोती है तो बेटी की तकलीफ़ पर माँ मरने वाली हो जाती है। जख्मों से चूर अस्पताल के बिस्तर पर लेटी तड़प तड़प कर तुम्हें पुकारती रही। हमारा दिल फटने वाला हो जाता था मुतस्सिम, मगर उन जनाब को तो कोई होश ही नहीं था। सलाहुद्दीन साहब की इस बात पर तो नूर बेगम ने भी सर झुका दिया। कैसे नफ़ी करती, उनके सामने ही तो थी अपनी जान से अजीज़ बेटी की हालत। कितनी मुश्किल से संभाला था उसे। 1-2 दिन अपनी बेटी की तकलीफ़ पर रोने के बाद फिर से हयात के होठों पर काफ़ी लग गया था। दर्द से बेहाल होती भी कुछ नहीं कहती थी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बाबा, ना सिर्फ आपसे बल्कि अपनी बीवी और बेटी के आगे भी। आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मेरे लिए आसानी कर दे बाबा।
क्योंकि मैं जानता हूँ माँ बेटी तो मुझे जल्द माफ़ नहीं करने वाली, लेकिन आप तो प्लीज़ अपने बेटे की पहली और आखिरी गलती समझकर माफ़ कर दें। सलाउद्दीन साहब के सामने घुटनों के बल नीचे बैठते इल्तिजाइया लहजे में कहा तो उन्होंने खामोश नज़रों से अपने गबरू जवान बेटे को देखा, जिसके चेहरे पर हिजर की तकलीफ के आसार नुमाया थे। बड़ी हुई बियर्ड, माथे पर बिखरे बेतरतीब चॉकलेट ब्राउन सिल्की बाल, आंखों के नीचे सियाह हल्की, जबकि सेहत भी पहले की निस्बत गिरी गिरी महसूस हो रही थी। सलाउद्दीन साहब के खड़े होने पर मुतसिम चौधरी ने अपना सर झुका लिया, मगर अगले ही लम्हे सलाउद्दीन साहब ने उसे बाजू से खींच कर गले लगाया तो मुतसिम चौधरी ने खुशगवार हैरत से उन्हें देखा और फिर सलाहुद्दीन साहब को खुद में भींच कर ज़मीन से ऊपर उठाया तो नूर बेगम मुंह पर चादर का पल्लू रख कर मुस्कुराने लगी। नम नज़रों से अपने बेटे को देख दिल में उसकी खुशियों और लंबी उम्र की दुआ मांगी। जा मुतस्सिम, हयात को मना ले, बहुत नाराज़ होगी तुझसे, अभी इतनी समझ नहीं है उसे। अगर गुस्से में कुछ कह भी दे तो अपनी गलती की सज़ा समझकर या हयात से मोहब्बत की खातिर नज़रअंदाज कर दी। वैसे तो मेरी बेटी बहुत रहम दिल है, मगर जितना उसका दिल दुखा है तो नाराज़ होना उसका हक है। अब जा भी, मेरा मुंह क्या देख रहा है। नूर बेगम के कहने पर मुतस्सिम चौधरी ने सर इस बात में हिलाया। एक बार फिर से सलाहुद्दीन साहब को गले लगाकर नूर बेगम के सर पर प्यार करता वहाँ से निकलता चला गया। अपने कमरे के बाद आकर कदम बेसाख्ता रुक गए। कपकपाता हाथ बढ़ाकर दरवाजे को अंदर की जानिब ढकेला तो दरवाज़ा खुलता चला गया। कमरे में कदम रखे तो नाइट बल्ब की रोशनी में नजरें बेड पर लेटी दो मासूम जानों पर गई, जिन्हें देख मुतसिम चौधरी के दिल ने एक बीट मिस की। अपने पीछे दरवाज़ा बंद करके छोटे मगर मजबूत कदम लेता बेड की जानिब बढ़ा, जहाँ हयात सौगवार हुस्न लिए सियाह लिबास में घने लंबे सियाह बालों को तकिए पर फैलाए आंखें मूंदे बाएं जानिब आयत की तरफ करवट लिए अपना दाया हाथ आयत के पेट पर रखे महबूब ख्वाब थी। नजर हयात के खूबसूरत चेहरे से सरकती आयत के नन्हे वजूद पर आकर ठहरी तो मासूम चौधरी की आंखें बेसाख्ता नम हुई। आयत के बाएं जानिब पड़े तकिए को उठाकर साइड पर रखा, अपनी बाएं टांग को फोल्ड करके बेड पर रखा, हाथ बढ़ाकर आयत से कंफर्टर उतार कर उस नन्हे वजूद को बाहों में भरकर अपने सीने में भींच लिया, जिस पर आयत ने कसमसाकर आंखें बहा करके दोबारा बंद कर ली। आयत के छोटे से वजूद को बाहों में थाम कर सामने किया तो अपने खून में शरारे फूटते महसूस हुए। माथे और थोड़ी पर स्टिचेस के निशान देख मुतसिम चौधरी को अपने दिमाग की शरियानें फटती हुई महसूस हुई। कनपट्टी और गर्दन की रगें तन गई। अपनी सुर्ख अंगारा होती आंखों को सख्ती से मीच कर दोबारा खोल कर आयत के मासूम मगर कमज़ोर वजूद को देख अपने दिल में दर्द की ठेसें उठती महसूस हुई। झुककर नरमी से अपने लब आयत के माथे पर रखे तो कई आंसू पलकों की बाढ़ तोड़कर रुखसार पर बह गए, जिन्हें साफ करने की जहमत किए बगैर मुतसिम चौधरी दीवानावार अपनी बेटी को सीने में भींचे उस खूबसूरत एहसास को महसूस कर रहा था कि तभी मुतसिम चौधरी की सख्त गिरफ्त पर आयत की चीख गूंजी तो मुतसिम ने हड़बड़ाकर उसे अपने सामने किया और फौरन उसे बेड पर लिटाकर रोने की तैयारी करती आयत को देखा, जो अपनी आंखों को नन्हे नन्हे हाथों से मसलती गुलाबी होठों को बाहर निकालकर फुल रोने वाले मूड में थी। मुतसिम ने एक नज़र हयात के वजूद पर डाली जो गहरी नींद में सो रही थी और एक मासूम नज़र अपनी बेटी पर, मगर बेटी ने भी अपना बदला लेते इतनी ज़ोर से चिल्लाकर रोना शुरू किया कि मुतसिम हड़बड़ाकर अपनी जगह से उठता इससे पहले ही हयात आयत की चीख सुनकर उठ बैठी। बिखरे बाल, आंखों में नींद का खुमार लिए सुर्ख डोरे, बिखरा सरापा सौगवार हुस्न लिए पल में मुतसिम चौधरी के दिल की दुनिया हिला चुकी थी, जबकि हयात फटी फटी आंखों से अपने सामने बैठे मुतसिम चौधरी को देखती और कभी गला फाड़ कर रोती आयत को हयात के सकते को महसूस करके मुतसिम चौधरी ने दूध की बोतल पकड़कर आयत के मुंह में डाली। आयत का सर तकिए पर रखकर बुरी तरह अपने लब कुचलकर खुद को हयात के सवालों के लिए तैयार किया, जबकि हयात आंखों में बेयकीनी लिए मुतसिम चौधरी को आर्मी यूनिफॉर्म में देख रही थी। आहनी जगह से खिसक कर मुतसिम की जानिब आई तो हयात की गायब दिमागी महसूस करके मुतसिम जी जान से हयात की जानिब मुतवज्जा हुआ। सिम, मोहब्बत से चूर दर्द भरे लहजे में सरगोशी करती अपनी मखरूती उंगलियों से मुतसिम चौधरी के चेहरे को छूकर यकीन करना चाहा तो हयात का लम्स अपने चेहरे पर पाते ही मुतसिम चौधरी ने अपनी आंखें बंद करके उस लम्स को रूह तक महसूस करना चाहा। हुक्म जाने सिम,
हयात के हाथ को अपनी मजबूत गिरफ्त में लेकर अपने लब हयात की हथेली पर सबत करते शिद्दत से कहा तो हयात का सकता एकदम से टूटा। अपना हाथ एक झटके में मुतस्सिम चौधरी की गिरफ्त से आज़ाद करवाकर शिकवा गुनाह नज़रों से मुतस्सिम को देखा। एक ही झटके में बेड से उतर कर भागने के अंदाज में वॉशरूम में जाकर बंद हो गई, जबकि मुतस्सिम चौधरी ने सख्ती से जबड़े भींच कर खुद पर काबू पाया, जबकि आयत अपनी मोटी मोटी आंखें टपटपाती पटपटाती खामोश नज़रों से टुकुर टुकुर इर्द गिर्द देखती और कभी मुतस्सिम चौधरी को, जिसे देख मुतस्सिम चौधरी के होंठों पर मुस्कुराहट रेंग गई। वॉशरूम के दरवाजे से टेक लगाए ज़मीन पर नंगे पाँव नज़रें सामने दीवार पर टिकाए साकित बैठी थी। कितना तड़पी थी वो इस सितमगर के लिए। ख्वाबों में मुतस्सिम चौधरी को खुद से दूर जाता देख चीखते हुए वो नींद से जाग जाती थी। कभी कभी तो अपनी सोचों और इन डरावने ख्वाबों से इस कदर डर जाती थी कि ऐसा महसूस होता था कि वो पागल हो जाएगी। अभी हयात उन्हीं सोचों में गुम थी कि वॉशरूम के दरवाजे पर दस्तक हुई। हयात, दरवाज़ा खोलो यार, अपने सिम के साथ ऐसे करोगी? मैं पहले ही बहुत अजियत में हूँ चौधरी की जान, मुझे और मत आजमाओ। एक बार मेरी बात सुन लो, फिर जो सज़ा दोगी मुझे कबूल होगी। दरवाजे से सर टिकाए आयत को अपने कंधे से लगाए इल्तिजाई लहजे में कहा तो अगले ही पल वॉशरूम का दरवाज़ा खुला, जिसकी मुतस्सिम को उम्मीद तो नहीं थी, मगर अपने सामने खड़ी हयात के चेहरे के सपाट तासुरात देख मुतस्सिम ने सख्ती से अपने होंठ भींचे। हयात ने आगे बढ़कर आयत को ज़बरदस्ती मुतस्सिम के हाथों से थाम कर कदम बेड की जानिब बढ़ाए। मुतस्सिम खामोशी से हयात के रवैये का जायज़ा लेता रहा। इस कदर नाराज़ हो कि मुझसे कोई शिकवा भी नहीं करोगी? क्या मैं अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कह सकता? हयात को पुष्ट से अपने हिसार में लेकर बोझल लहजे में सरगोशी की कि चेहरा हयात के बालों में छुपाया। हयात ने एक नज़र अपनी गोद में लेटी आयत को देखा, जिसे अब भूख लगी थी। मुतस्सिम की मौजूदगी पर हयात ने बुरी तरह अपने लब कुचले। हयात की इस कदर नज़रअंदाज करने पर मुतस्सिम चौधरी को जब्त करना मुहाल लगने लगा। नज़रें हयात की गोद में लेटी मुँह बनाती आयत पर गई तो मुतस्सिम ने गहरी सांस भरकर हयात को देखा, जो नज़रें आयत के चेहरे पर टिकाए सर झुकाए बैठी थी। आप यहाँ से जाएं, मुझे आयत को फीड करवाना है। हयात के सपाट आवाज़ से मुतस्सिम ने घूर कर हयात की पुश्त को देखा और हयात के सामने आकर बैठ गया। तो करवा लो फीड, मैंने तुम्हें रोका है क्या? आपके होते मैं अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ। मेहरबानी फरमाकर आप यहाँ से चले जाएं। अगर नहीं जा सकते तो बता दें, मैं अपनी बेटी को लेकर अपने रूम में चली जाती हूँ। मुतस्सिम चौधरी को जवाब देने के साथ ही उठकर वहाँ से जाना चाहा तो मुतस्सिम ने हयात का बाजू अपनी सख्त गिरफ्त में लेकर उसे बेड पर दोबारा बिठाया। टांगे तोड़ दूंगा अगर एक कदम भी कमरे से बाहर रखा। नाराज़गी जताओ या गुस्सा करो, मगर रहना तुम्हें इसी कमरे में है हयात बीबी, और ऐसी की तैसी तुम्हारे इन अनकंफर्ट होने की बीवी हो मेरे बच्चे की माँ हो, तो अब मेरे सामने ये ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं। मैंने हर बार तुम्हारी बिला वजह की बकवास को बर्दाश्त किया है हयात, और मैं तुम्हें पहले भी वार्न कर चुका हूँ। मेरा ज़ब्त मत आजमाओ, जल्द फीड करवाओ, इसके बाद मुझे तुमसे बात करनी है। हयात की चादर उठाकर उसके गिर्द लपेटते सर लहजे में कहकर अपना ड्रेस लेकर वॉशरूम में घुस गया। तकरीबन 15 मिनट बाद वो आया तो हयात और आयत दोनों फिर से गहरी नींद सो रही थी, जिसे देख मुतस्सिम चौधरी ने गहरी सांस भरी और आयत को साइड पर करके दरमियान में लेटकर अपने दाएं हिसार में हयात को लिया, जबकि बाएं जानिब सोई आयत को कमर से थाम कर अपने सीने पर लिटाया। आयत के मासूम चेहरे से होती नजरें हयात के चेहरे पर आई तो हयात की गर्दन के दाएं जानिब स्टिचेस के निशान देखे। मुतस्सिम चौधरी ने सख्ती से अपने जबड़े भींच कर इश्तियाल पर काबू पाया। दिल किया उस शख्स को कब्र से निकाल कर उसका वजूद गोलियों से फिर से छलनी कर डाले। अपना बाजू हयात की कमर के गिर्द लपेट कर हयात को खुद में भींचते आंखें मूंद कर उस सुकून को रूह तक महसूस किया। अब 1.5 माह हो चुका था मुतस्सिम को आए। हयात की बेरुखी हुनूस वैसे ही कायम थी, जबकि नूर बेगम और सलाहुद्दीन साहब उम्रा पर 3 माह के लिए चले गए थे। नूर बेगम जाते हुए हयात को समझा कर गई थी, जिस पर हयात ने उनके सामने खामोशी से सर झुका दिया, मगर कहा कुछ नहीं था। मुतस्सिम चौधरी ने कई बार हयात से बात करने, उसे मनाने की कोशिश की, मगर वह हर बार उसे नज़रअंदाज कर जाती थी। पहले तो गुस्से में मुतस्सिम ने भी हयात को उसके हाल पर छोड़ दिया था, मगर अब गुजरते हर दिन के साथ हयात की खामोशी मुतस्सिम चौधरी को बुरी तरह खलने लगी थी। मुतस्सिम हवेली आया तो मुतलाशी नज़रें हयात और आयत को ढूंढने लगी। अभी सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाता कि डाइनिंग हॉल से आती आवाज़ों को सुनकर बढ़ते कदम रुके। मामा की जान, सेरेलैक खाएंगी?
लेकिन मामा तो नहीं देंगी क्योंकि ये तो मामा को पसंद है ना, तो मामा खुद ही खाएगी। आयत को गुदगुदाते हंसते हुए कहा तो आयत की खिलखिलाहटें गूंज उठी। मामा की जान को हंसी आ रही है, बहुत हंसी आ रही है। गंदा बेबी मामा की बातों पर ऐसे हंसता है। छिम्मी छिम्मी नहीं आती आयत को। मामा का मजाक बनाते हुए आयत की छोटी छोटी कलाइयों को थामते मसनूई गुस्से से कहा तो आयत ने होंठ बाहर निकालकर रोनी शक्ल बनाकर हयात को देखा। इससे पहले आयत रोती हयात ने कहा लगाकर उसे खुद में भींच लिया, जिस पर आयत खिलखिलाकर हंसी। जबकि दरवाजे से टेक लगा ये मंजर देखते मुदस्सिम चौधरी को अपने रगोपे में सुकून सरायत करता महसूस हुआ। वो जब से आया था आज पहली बार हयात को यूँ खुलकर बातें करते देख रहा था, वरना मुदस्सिम चौधरी के सामने आते ही हयात चुपका कफल होठों पर लगा लेती थी। आहनी अपनी बेटी से तो मुतस्सिम चौधरी की मोहब्बत देखने लायक थी। इस 1.5 माह में वो इस कदर मुतस्सिम चौधरी से मानूस हो गई थी कि अगर कुछ देर तक मुतस्सिम चौधरी ना दिखता तो रो रो कर हवेली सर पर उठा लेती। इसी वजह से मुतस्सिम दिन में कई बार हवेली चक्कर लगाता रहता था या कई बार वीडियो कॉल कर लेता था। कभी कभी तो हयात उकता कर मुतस्सिम को ब्लॉक कर देती थी, मगर वो नहीं जानती थी कि ब्लॉक करने के बावजूद वो कैसे फ़ोन कर लेता था। अब तो वो ब्लॉक करके भी थक चुकी थी। इतनी मोहब्बत मुझसे भी कर लो। आई प्रॉमिस, मैं मजाक भी नहीं उड़ाऊंगी, बस खामोशी से तुम्हारी मोहब्बत को, तुम्हारे लम्स को महसूस करता रहूँगा। अगर तुम्हें शर्म आएगी मुझसे ऐसे मोहब्बत करते तो मुझे करने दो, मेरा मजाक भी बना लोगी तो भी मैं कुछ नहीं कहूँगा। हयात को अपने हिसार में लेकर मोहब्बत भरे लहजे में कहा तो मुतस्सिम चौधरी की गर्म सांसों की तपिश अपनी गर्दन पर महसूस करके हयात को अपनी टांगों पर खड़े रहना मुहाल लगने लगा। आयत को गले से लगाकर झटके से रुख बदल कर मुतस्सिम चौधरी को देखा। नहीं है मुझे आपसे मोहब्बत, समझे आप? और किस बात का वादा कर रहे हैं आप? शायद आप जानते नहीं, आप ऑलरेडी मेरी मोहब्बत, मेरी ज़ात का मजाक बना चुके हैं। अब और कितना बनाएंगे? जब दिल करता है पास आ जाते हैं, जब दिल करता है छोड़कर चले जाते हैं। आप आखिर मुझसे चाहते क्या है मुतस्सिम? उकता गए हैं मुझे, दिल भर गया है आपका, तो छोड़ क्यों नहीं देते? इतने दिनों की भड़ास आज निकली थी जिसे मुतस्सिम खामोशी से सुन रहा था, मगर हयात की आखिरी बात पर मुतस्सिम चौधरी का हाथ उठा और हयात के चेहरे पर निशान छोड़ता चला गया। मुतस्सिम चौधरी के थप्पड़ पर हयात को अपनी आंखों के आगे अंधेरा छाता महसूस हुआ। अभी वो लड़खड़ा कर गिरती कि मुतस्सिम चौधरी ने हयात को कंधों से दबोच कर खड़ा किया। आयत को हयात से छीन कर बाहर गया और मुलाजमा को आयत को रूम में ले जाने का कहकर पलट कर वापस आया। डाइनिंग हॉल का दरवाज़ा बंद करके एक ही जुस्त में हयात के करीब पहुंचा, जो अपने गाल पर हाथ रखे सकते की कैफियत में खड़ी थी। तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है? हाँ, नहीं है मोहब्बत तुम्हें। इस दिल में मेरे लिए मोहब्बत नहीं है, हयात के सीने पर हाथ रखकर घुर्रा कर कहा तो हयात मुतस्सिम चौधरी के इस तरह घुर्राने पर उछल कर 2 कदम पीछे हुई, जिस पर मुतस्सिम चौधरी ने सख्त नज़रों से हयात को घूरते हयात को अपनी सख्त गिरफ्त में लेकर दीवार से पिन किया। अगर इस दिल में मेरे लिए मोहब्बत नहीं तो ये दिल भी किसी काम का नहीं। मुझे तो तुमसे तुम्हारी रूह से मतलब है ना। अगर दिल मुझसे मोहब्बत करने वाले दिल के साथ एक्सचेंज भी करना पड़े तो क्या फ़र्क पड़ता है? सर्द नज़रों से हयात को घूरते अपने हाथ की पुष्ट हयात के दिल के मकाम पर फेरते सर्द सपाट लहजे में कहा तो हयात को अपनी जान निकलती महसूस हुई। खुश्क पड़ते हलक को तर करते बेसाख्ता नफ़ी में सर हिलाया। तो फिर वो बकवास क्या सोच कर रही थी तुम? पागल नजर आता हूँ मैं तुम्हें? पिछले 1.5 माह से दिन रात तुम्हें मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हारे इतने करीब होकर अपने शौहर होने का हक नहीं जता रहा, खुद पर जब्त करते सख्त पहरे बिठाए बैठा हूँ। अभी भी तुम्हें लगता है मेरा दिल भर गया है? ये बकवास सोच आती कहाँ से है तुम्हारे दिमाग में? अपने बारे में क्या ख्याल है? कितनी बार नाराज़ होकर धुतकार चुकी हो? क्या मैंने एक बार भी कहा कि मुझसे दिल भर गया है तुम्हारा? तो तुम क्या सोचकर हर बार ये बात इतनी आसानी से कह जाती हो? हयात की कमर पर अपनी उंगलियां गाड़ दे दबे दबे लहजे में गुर्रा कर कहा। एक नज़र हयात के आंसुओं से तर चेहरे को दे, जबड़े भींच कर खुद पर काबू पाया। एक ही झटके में हयात को छोड़कर लंबे लंबे डग भरता वहां से निकलता चला गया। मुतस्सिम चौधरी के जाने के बाद दीवार से टेक लगाए ज़मीन पर बैठती चली गई। आंखों से गर्म सियाल बहता रुखसारों को भिगो रहा था। डाइनिंग हॉल की खामोशी में हयात की दबी दबी हिचकियों की आवाज़ गूंज रही थी। लैपटॉप की स्क्रीन पर यह मंजर देखते मुतस्सिम चौधरी ने कमरे का हुलिया बिगाड़ दिया था। तो क्या प्लान है फिर आप लोगों का? कितने माह तक रुकेंगे आप लोग वहाँ? ईमान शाह ने खाना खाते हुए शाइस्ता बेगम से इस्तफसार किया। शाइस्ता बेगम और मुकर्रम शाह ने सलाहुद्दीन साहब लोगों के साथ उम्रा पर जाना था, मगर उनका कुछ वीज़ा का इशू था।
जो अब क्लियर हो चुका था, और अब उन दोनों मियाँ बीवी का उम्रा पर जाने का प्लान था। नेक्स्ट वीक की फ़्लाइट है हमारी। हमने तो सोचा था कि तुम दोनों भी साथ चलोगे तो अच्छा हो जाता, मगर अब तुम दोनों नहीं जाना चाहते तो मर्जी है तुम्हारी। मुकर्रम शाह ने खाना खाते तंजिया लहजे में ईमान शाह को देख कर कहा, तो ईमान शाह ने मुंह बसोर कर अपने बाप को देखा, जिनकी नज़र में वो आज भी एक नालायक औलाद ही था। आप बुजुर्गों में हम लोगों का क्या काम, हम भी इंशाल्लाह जल्द चले जाएंगे। चौधरी ने प्लान बनाया हुआ है, बस 1-2 माह तक हम लोग भी एक साथ जाएंगे। चलो जैसे तुम लोगों की मर्जी। मुदस्सिम तुम्हारे साथ होगा तो हमें भी तसल्ली होगी, वरना जिस तरह पहले 5 माह गायब रहे थे वहाँ जाकर फिर कहीं गायब ना हो जाओ। मुकर्रम शाह के फिर से किए गए तंज पर ईमान शाह ने मुंह बसोर कर शाइस्ता बेगम को देखा, जो चेहरा झुकाए मुस्कुराहट छुपाने में मसरूफ़ थी, जबकि उरूब मुस्कुराती खाना खाने में मसरूफ़ थी। उरूब को सख्त नज़रों से घूर कर ईमान शाह मुकर्रम शाह की जानिब मुतवज्जा हुआ। आप यूँ मेरी बीवी के सामने मेरी इज़्ज़त अफजाई नहीं कर सकते। ईमान शाह ने एहतजाज किया तो मुकर्रम शाह का बुलंद कहकहा गूंजा। कुछ साल पहले ये बात तुम उरूब से कहते थे कि वो हमारे सामने तुम्हारी इज़्ज़त अफजाई नहीं कर सकती। हाँ, क्योंकि मैं जानता था कि एक दिन ये मेरी बीवी बनेगी और आप तब मेरा रिकॉर्ड लगा लेंगे। ईमान शाह ने ढीठों की तरह कंधे उचकाकर कहा तो उरूब ने उसे घूर कर देखा। तो क्या अब अकेले में उरूब को तुम्हारी इज़्ज़त अफजाई करने की इजाज़त है? शाइस्ता बेगम ने भी उनकी नोक झोंक में हिस्सा लेते हुए पूछा। तो ईमान शाह ने एक मुस्कुराती नज़र उरूब पर डाली तो उरूब को अपने गिर्द खतरे की घंटी बजती महसूस हुई। अकेले में क्या, मैं तो सरेआम सब कुछ करने की इजाज़त देता हूँ इसे, बस आपकी बहू को ही शर्म आती है, मेरी तरफ से तो कोई रोक टोक नहीं। क्यों बेगम? शाइस्ता बेगम को जवाब देकर उरूब का गाल खींचा तो उरूब ने खूंखार नज़रों से ईमान शाह को देखा, जबकि शाइस्ता बेगम तो सवाल करके पछता गई। मैंने बताना था कि हम आप लोगों के जाने के बाद अपने सेकंड हनीमून पर फार्म हाउस जा रहे हैं। चौधरी अपनी फैमिली के साथ आएगा। उरू और हयात काफ़ी टाइम से नहीं मिली, तो इसीलिए हमने ये प्लान किया है। ठीक है, जैसे तुम बच्चों को ठीक लगे, मगर हमारे लौटने तक वापस आ जाना। पहले ही तुम दोनों के बिना हमारा दिल नहीं लगता, काट खाने को दौड़ता है ये घर। डोंट वरी मॉम, आप लोगों की वापसी तक सिर्फ हम लौट ही नहीं आएंगे, बल्कि इस घर के सन्नाटे को ख़त्म करने का पूरा इंतज़ाम करके आएंगे। फिर मेरे छोटे छोटे चूजे सारा दिन आपके और बाबा के आगे पीछे दादा दादी करते रौनक लगा के रखेंगे। ईमान शाह की बात पर शाइस्ता बेगम और मुकर्रम शाह का कहकहा गूंजा, जबकि उरूब ने अपना सुर्ख होता चेहरा प्लेट पर झुका लिया। सबके खाना खाने के बाद उरूब ने मुलाजमा के साथ मिलकर बर्तन किचन में रखवाए और चाय बनाकर मुलाजमा के हाथ शाइस्ता बेगम के रूम में भेजी कि तभी ईमान शाह उरूब के पीछे किचन में आया। एक नज़र उरूब की पुश्त पर डालकर फ्रिज खोलकर स्ट्रॉबेरीज निकाली कर उसके छोटे पीस किए और उसमें न्यूटेला मेल्ट करके डाली, जबकि उरूब ने एक नज़र ईमान शाह को देखा, जो मसरूफ़ सा स्ट्रॉबेरीज पर चॉकलेट लगा रहा था। उरूब ने सर झटक कर अपने और ईमान के लिए चाय कपों में डाली। इट्स डन, चलो बेगम इधर आओ। बाउल को थाम कर आंखें छोटी करके गौर से देखते उरूब को पुकारा तो उरूब ने चौंक कर ईमान शाह को देखा। क्या मतलब, किधर आऊँ? उरूब ने हैरत से इस्तफसार किया तो ईमान शाह ने घूर कर उरूब को देखा। बाउल काउंटर पर रख कर कदम उरूब की जानिब बढ़ाया, उरूब को कलाई से पकड़कर काउंटर के करीब लाकर खड़ा किया। एक तो मैंने हम दोनों के लिए इतनी मोहब्बत से स्वीट डिश बनाई है और तुम हमेशा की तरह फालतू सवाल करके मेरा दिमाग ख़राब करने की कोशिश कर रही हो। ये देखो और चक्कर बताओ कि कैसी है। बाउल उठाकर उरूब के सामने किया तो उरूब ने नासमझी से ईमान शाह को देखा। स्ट्रॉबेरी पहले ही बहुत बड़ी थी ना, जिसके तुमने इतने सारे टुकड़े कर डाले। ओह, मैं सदके जाऊँ, कहीं इस स्वीट डिश को बनाते आपके नाजुक हाथ तो नहीं लग गए? इतनी मेहनत वाला काम आपने क्यों किया मेरे सरताज? इस नाचीज़ के लिए मासूमियत से आंखें टपटपाते तंज किया तो ईमान शाह ने घूर कर उरूब को देखा। छोटे टुकड़े इसलिए किए क्योंकि मैं सब्र नहीं कर सकता। मेरे हाथ तो नहीं, मगर आज तुम्हारी नाजुक जान ज़रूर थकने वाली है। एंड लास्ट थिंग, ये मेहनत तुम्हारे नहीं मेरे लिए थी, क्योंकि आज मैं अपनी फेवरेट स्वीट डिश को कुछ अलग तरीके से खाना चाहता हूँ। चॉकलेट में डिप हुई स्ट्रॉबेरी को अपनी उंगलियों में थाम कर उरूब के होठों के दरमियान ज़बरदस्ती रखते आँख विंक करके कहा और फिर उरूब को समझने का मौका दिए बगैर उरूब के होठों पर झुकाया, जबकि सफदाद पर उरूब हकदक सी फटी आंखों से खुद पर झुके ईमान शाह को देखने लगी।
जो पूरी शिद्दत से उरूब के होठों को अपनी सख्त गिरफ्त में लिए उरूब की मशहूर कुन सांसों की खुशबू को खुद में उंडेलता बहक रहा था। उरूब के बिगड़े तनफ़ुस को महसूस करके अपने होठ उरूब के होठों से जुदा किया तो उरूब ने हाँफते हुए सर ईमान शाह के कंधे से टिका दिया। उरूब के तेज़ धड़कनों के शोर को अपने सीने पर महसूस करके ईमान शाह के होठों पर तबस्सुम बिखर गया। उरूब की कमर के गिर्द हाथ लपेट कर उससे अपने कंधे पर उठाया और बाउल थामे पकड़कर कदम रूम की जानिब बढ़ा दिए। उरूब को बेड पर लिटाने के बाद अपनी शर्ट उतार कर सोफे पर उछाली तो उरूब ने अपने खुश्क होते होठों को तर करके खुद पर झुकते ईमान शाह को देखा। देखो मान, तुम पहले ही मुझे इस 1.5 माह में हद से ज़्यादा तंग कर चुके हो। मेरी किसी मज़ाहमत को तुम खातिर में नहीं लाते, मगर अब तुमने ये चीप हरकत की तो मुझसे बात मत करना। वॉर्न करने वाले अंदाज में कहकर उठना चाहा तो ईमान शाह ने उरूब को कंधों से थाम कर बेड पर लिटाया। हुश, अभी बाहर क्या कहा मैंने? मामा से सुना नहीं? उनके आने से पहले हमें उनके लिए पोता पोती का इंतज़ाम करना है, इसीलिए खामोशी से मेरा साथ दो। साथ ना भी दो तो बस खामोशी इख्तियार कर लो। मज़ाहमत तो तुम्हारे लिए वैसे भी कोई काम की नहीं। कंधे उचकाकर जवाब देते बिना उरूब को समझने का मौका दिए उरूब की दोनों कलाई अपनी गिरफ्त में लेकर उसके होठों पर झुकता चला गया। ईमान शाह की शिद्दत भरे लम्स पर उरूब को लगा जैसे किसी ने दहकता हुआ कोयला उसके होठों पर रख दिया हो। उरूब के बिगड़े तनफ़ुस को महसूस करके ईमान पीछे हटा। बाउल में मेल्ट होती हुई चॉकलेट को अपनी उंगलियों पर लगाकर लंबे लंबे सांस लेती उरूब को देखकर होठ का किनारा दांतों तले दबाया। मान, मैं सर फाड़ दूंगी, हटाओ इसे। ईमान शाह की उंगलियों को अपने चेहरे से गर्दन तक महसूस करके चिल्लाकर कहा, मगर ईमान शाह बिना ध्यान दिए अपने काम में मसरूफ़ रहा। एक नज़र उरूब के गुस्से से लाल पड़ते चेहरे को देख पूरे शिद्दत से अपना लम्स उरूब के चेहरे पर और गर्दन पर छोड़ने लगा। अपने हाथों से लगाई चॉकलेट को होठों से चुनते उरूब को अपनी ज़ात में गुम करता चला गया। उरूब ने मुंदी मुंदी आंखें खोलकर ईमान शाह को देखा, जो सारी रात किसी आवारा बादल की तरह उरूब को अपनी मोहब्बत की बारिश में पूर भिगोता रहा। अपनी मखरूती उंगलियों से ईमान शाह के चेहरे को छूते उरूब ने अपने लब ईमान शाह की घनी मूंछों पर रखे तो ईमान ने कुर्बत का खुमार लिए सुर्ख आंखों को वा करके उरूब को देखा, जिससे देख उरूब ने नामहसूस अंदाज में कंफर्टर को अपने कंधों के गिर्द लपेट कर फासला कायम करना चाहा। इससे पहले ही ईमान शाह ने उरूब की कमर के गिर्द बाजू लपेट कर उसे खुद में भींच लिया। उरूब के कंधों के गिर्द लिए कंफर्टर को हटाया तो नज़रें उरूब की गर्दन और कंधों पर अपनी शिद्दतों के निशान पर गई। झुककर नरमी से उन निशानों को छूकर उरूब को खुद में भींच लिया। जैसी तुम्हारी हरकतें हैं ना, मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा फार्म हाउस जाने का। उरूब के मुंह बसोर कर कहने पर ईमान शाह ने अपनी मुस्कुराहट छुपाई। क्यों बेबी, वहाँ जाने का क्यों दिल नहीं? मेरी हरकतों का क्या लेना देना फार्म हाउस से? मासूमियत के रिकॉर्ड तोड़ते मासूम शक्ल बनाकर पूछा तो उरूब ने दांत कचकचाकर ईमान शाह को देखा। सारा लेना देना ही तुम्हारी इन छिछोरी हरकतों का है। हनीमून के नाम पर तो अपनी मनमानी करने का और मौका मिल जाएगा। मैं पहले ही बता रही हूँ मान, तुम मुझे वहाँ बिल्कुल तंग नहीं करोगे। मैं सुकून से रहना चाहती हूँ, आहद के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। वापस आकर जितना चाहो तंग कर लेना, मैं कुछ नहीं कहूँगी। ईमान शाह का चेहरा हाथों के प्याले में भरते हुए कहा तो ईमान शाह ने ना के अंदाज में सर हिलाया। उरूब ने खूंखार नज़रों से उसे घूरा। अपनी छिछोरी हरकतों के लिए मुझे हनीमून के नाम के मौके की ज़रूरत नहीं, बस तुम्हारा मेरे नाम का होना ज़रूरी है और वो तुम हो। इसीलिए मैं जब चाहे जैसे चाहे अपनी मर्जी चला सकता हूँ, कंधे उचकाकर जवाब दिया। उरूब ने एक नज़र ईमान शाह के चेहरे को देख गुस्से से करवट बदली तो ईमान शाह ने बमुश्किल अपना कहकहा जब्त किया। अगर तुम गलत ना समझो तो मैं एक बात कहूँ। उरूब के कंधे पर थोड़ी रखकर अपना हिसार उरूब के गिर्द बांध कर उरूब की पुश्त को सीने में भींचते इजाज़त तलब लहजे में सवाल किया तो उरूब ने सर हस्बात में हिलाया, जबकि अपने पहलू पर रेंगती ईमान शाह की बेबाक उंगलियों के लम्स पर रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। मगर वो लापरवाह बनी अपनी कहने में मसरूफ़ था। मैं तुम्हें तकलीफ़ में नहीं देख सकता उरूब। तुम्हारी जॉब मेरा फ़ख्र है, मगर तुम्हारे मामले में मैं खुद गर्ज हूँ। इसे रिक्वेस्ट समझो या हुक्म, ये जॉब छोड़ दो। मैं वादा करता हूँ अगर मुझे अपने हिस्से की ड्यूटी के साथ तुम्हारे हिस्से की भी ड्यूटी करनी पड़े, मैं उफ़ नहीं करूँगा। लेकिन मैं हर वक्त इस खौफ में मुब्तला नहीं रह सकता कि तुम्हें कुछ हो ना जाए। तुम्हारी छोटी सी तकलीफ़ मेरी रूह तक लर्जा देती है। अगर तुम मुल्क की खिदमत ही करना चाहती हो तो मैं कभी नहीं रुकूँगा। चौधरी के ऑर्फेंज को संभाल लो। तुम कहोगी तो मैं तुम्हारे लिए यहाँ अलग से बनवा दूंगा। गरीब बच्चों के लिए स्कूल बना लेते हैं, तुम उसे संभाल लेना या कुछ भी, जो भी तुम ठीक समझो या जो भी तुम कहो। मगर ये तुम्हें हथियार
थामे दुश्मनों के सामने खड़ा होते मैं नहीं देख सकता। तुम्हारे वजूद को खून में लथपथ देखने का हौसला नहीं है अब मुझ में। अपने बच्चे को एक बार खोने का हौसला नहीं है अब मुझ में। तुम्हारी बात आती है तो मैं एक आम सा इंसान खुद को महसूस करता हूँ, जिसकी नज़र में अपनी बीवी बच्चे से बढ़कर कुछ नहीं होता, मेरे लिए तुमसे बढ़कर कुछ नहीं। मगर मैं वादा करता हूँ रू, कभी तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। जहाँ मैं कमज़ोर पड़ूंगा तुम्हारा ही सहारा लूँगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे समझाऊँ, कैसे अपनी फीलिंग्स को बयान करूँ कि तुम्हें उस दिन खून में लथपथ देख मेरे दिल पर क्या गुजरी। मैं वो सब दोबारा देखने का हौसला नहीं रखता हुरूप, प्लीज़ समझो यार मुझे। हुरूप की गर्दन में चेहरा छुपाए नम लहजे में सरगोशी की। हुरूप कुछ देर तो कश्मकश का शिकार रही, बुरी तरह लब कुचलते नजरें गैर मर्री नुक्ते पर मरकूज थी। अपने कंधे पर ईमान शाह की दहकती सांसों को महसूस करके अपने पहलू से ईमान शाह के हाथ हटाकर रुख बदल कर चेहरा ईमान शाह के चेहरे के करीब किया। तुम रिक्वेस्ट ना भी करते, सिर्फ हुक्म भी करते तो ईमान शाह मैं कभी तुम्हें इनकार ना करती। मुझे सिर्फ अपने मुल्क को सर्व करना है, तरीका चाहे जो भी हो। मैं गरीब बच्चों को तालीम देकर उन्हें उनके कदमों पर खड़ा करना चाहती हूँ। मैं गरीब लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। मगर अपने वादे पर कायम रहना, तुम मुझसे कुछ भी नहीं छुपाओगे। कहाँ हो, किस मिशन पर हो, सब कुछ बताओगे। मैं ड्रैगो की टीम का हिस्सा रहना चाहती हूँ तुम्हारे लिए। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती मान। मुझे अगर कभी लगा कि मुझे यहाँ तुम्हारे साथ होना चाहिए तो तुम मुझे रोकोगे नहीं। इनकार मत करना, तुम्हारे होते हुए मुझे कुछ नहीं होगा मान। मैं तुम्हारी मान रही हूँ तो तुम भी मेरी मानो। ईमान शाह को इनकार करता देख ईमान शाह को इनकार करता देख टोकते हुए कहा तो ईमान शाह ने मुस्कुराकर सर इस बात में हिलाया तो उरूप के चेहरे पर जिंदगी से भरपूर मुस्कुराहट रेंग गई। ईमान शाह के कंधे पर हाथ रखकर उसे तकिए पर सीधा लिटाकर खुद उस पर झुक गई तो ईमान शाह ने मुस्कुराती नज़रों से उरूप के खूबसूरत चेहरे को देखा। उरूप की कमर के गिर्द हाथ बाजू लपेटकर अपने सीने में उसे भींच लिया। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली किस्त में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।